हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये 5th पार्ट होगा। 4 पार्ट इससे पहले हो चुका है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। और वहाँ पर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट का पहला करंट अफेयर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे टोकामैक के बारे में। ठीक है, इसका पूरा नाम कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस रिसर्च, जिसको के स्टार के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, टोकामैक का न्यूज़, ये जो वर्ड है ये कई बार न्यूज़ में रहा है। तो उस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टोकामैक कहीं भी अगर आपको लिख के आता है तो ये एक आर्टिफिशियल रिएक्टर होता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ये वही है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि इनको आर्टिफिशियल सन का भी नाम दिया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल सन का भी नाम दिया गया है, जिसको टोकामैक। यहाँ पर कोरिया ने, साउथ कोरिया ने टोकामैक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या फिर यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है, जिससे वो पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए, जिसका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से करीब 6.6 टाइम्स ज़्यादा होगा। इस वजह से इसको आर्टिफिशियल सन का भी नाम दिया गया। ठीक है, ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, डेवलप किया गया बाई सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए। तो बस आपको ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, किस लिए है और किसने स्टार्ट किया, तो साउथ कोरिया का है। ठीक है, नेक्स्ट, एरियल स्पेस मिशन। एरियल, जिसका फुल फॉर्म है आपको एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे, इसको लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 2029 में। इसका काम क्या है, यहाँ पर लिखा गया है एक्सोप्लैनेट। तो एक्सोप्लैनेट वैसे प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पाए जाने वाले जो प्लैनेट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनकी स्टडी करने के लिए ये 2029 में एक मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है एरियल स्पेस मिशन, जो लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, बेयरशिप 2, ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है या मिशन है, जो 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और ये कहाँ पर जाएगा, ये लूनार सरफेस यानी कि ये मून पर भेजा जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो इसराइल ने अपना मिशन भेजा हुआ था वो क्रैश हो गया, तो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो यहाँ पर इसराइल दोबारा प्लान कर रहा है 2024 में बेयरशिप 2 के नाम से, जो कि अनमैन्ड होगा। ठीक है, जिसपे इंसान नहीं जाएंगे, और 2024 में ये मून पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट, एस्ट्रोसैट अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। मल्टी वेवलेंथ का मतलब ये होगा कि इसमें कई सारी वेवलेंथ यूज की जाएंगी। जैसे आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम में जो लाइट्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग में डिवाइड होती है। तो यहाँ पर वो जो अलग अलग वेवलेंथ है उसका यूज किया जाएगा। तो इस मिशन के तहत 5 टेलीस्कोप डिप्लॉय किए जाएंगे, और ये 5 टेलीस्कोप 5 अलग अलग वेवलेंथ पर काम करेगा। तो पहला विजिबल, दूसरा नियर अल्ट्रावायलेट, थर्ड फॉर अल्ट्रावायलेट, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे। तो ये 5 कैटेगरी हो जाएंगे, जिनको डिवाइड किया गया अलग अलग वेवलेंथ के बेसिस पर। और ये 5 जो वेवलेंथ वाले लाइट्स हो गए, इनका स्टडी वो 5 टेलीस्कोप करेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, मेनली इसका काम क्या है, इसको भेजा क्यों जा रहा है, जो ओल्डर स्टेलर सिस्टम है वहां से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उनकी स्टडी करने के लिए। अब ये ओल्डर स्टेलर सिस्टम का क्या मतलब हुआ, स्टेलर सिस्टम मतलब लाइक जो कि हमारा जैसे सोलर सिस्टम हो गया, गैलेक्सीज हो गई, ये क्या है, ये स्टेलर सिस्टम है। तो ये ओल्डर हो, पुरानी हो, और खास करके ये इलिप्टिकल गैलेक्सीज होनी चाहिए जिनके पास कोई यंग ब्लू स्टार ना हो। ब्लू स्टार का मतलब क्या होता है, अब यूँ समझ लीजिए कि स्टार जो होते हैं उनको टेम्परेचर के बेसिस पर अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक स्टार है जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, ये एक स्टार है जिसका टेम्परेचर कम है, ये एक बीच वाला स्टार है जिसका टेम्परेचर इसके और इसके पहले और थर्ड वाले के बीच में है। तो जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है उसका रिजेम्बलेंस जो होता है, उसको आप जब देखिएगा तो उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का अपीयर होता है। ठीक है, और वहीं ये जो बीच वाला स्टार होता है जिसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता, ना बहुत ज़्यादा होता है, तो ये येलोइश टाइप का आपको दिखता है, जैसे सन हुआ। सन जो होता है ये सेकंड इमीडिएट वाले स्टार की कैटेगरी में आता है, और इनसे ज़्यादा टेम्परेचर जिनका कम होता है उनकी लाइट जो होती है वो रेडिश टाइप की हो जाती है। तो टेम्परेचर के हिसाब से इनका कलर जो होता है, अपीयरेंस, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ब्लू स्टार होने का मतलब ये है कि इनका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तभी ये ब्लू
कलर में दिखते हैं, ठीक है, और ये यंग होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इनकी एज घटती जाएगी वैसे वैसे इनका टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जाएगा। तो उसके बाद इमीडिएट स्टेट, देन थर्ड स्टेज में ये पहुंचेंगे, उसके बाद फिर ड्वार्फ स्टार्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा एलिप्टिकल गैलेक्सी जहां पर कोई भी ब्लू स्टार या यंग ब्लू स्टार न पाया जाता हो, तो यंग नहीं है इसका मतलब पुराने वहां पर स्टार पाए जाते हैं, दैट मीन्स वो एक ओल्डर या ओल्ड स्टेलर सिस्टम है। तो उसके स्टडी करने के लिए इस अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को डिप्लॉय किया जाएगा। नेक्स्ट, हयाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट, जापान की स्पेस एजेंसी जाजा, ये क्या करेगा कि इसने मतलब ये भेजा जा चुका है, ये एस्ट्रॉयड ryugu को स्टडी करने के लिए ये भेजा गया है। आपको ये बताना है कि ये जो एस्ट्रॉयड ryugu है, ये मतलब एस्ट्रॉयड ही बताइए कि एस्ट्रॉयड कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में पाया जाता है। एक बेल्ट है एस्ट्रॉयड का बेल्ट जो दो प्लैनेट्स के बीच में पाया जाता है स्पेशली, तो आपको उन दो प्लैनेट्स के नाम बताने हैं, ठीक है। तो उसकी स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया है और ये दिसंबर में, यानी कि 2021 दिसंबर में उम्मीद है कि 6 दिसंबर को ये लौटेगा वहां से सैंपल लेके। तो बाकी सैंपल की स्टडी करके पता लगाया जाएगा अबाउट द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड दिस थिंग्स। रिगू जो है एक सी टाइप का एस्ट्रॉयड है। सी टाइप का मतलब क्या हुआ? सी का मतलब हुआ कार्बन, ठीक है। तो ये ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जहां पर कार्बन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, और यूं समझ लीजिए कि मैक्सिमम एस्ट्रॉयड्स जो होते हैं, लगभग 75% एस्ट्रॉयड्स जो होते हैं वो सी टाइप के एस्ट्रॉयड्स ही होते हैं, यानी कि उन पर कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा पाई जाती है, इस वजह से इसको सी टाइप एस्ट्रॉयड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्कर सोलर प्रोब, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये मेनली जो सन है, सन का जो आउटर सरफेस है, इन द सेंस की आउटर एटमॉस्फेयर है, उसको स्टडी करने का काम करेगा, यानी कि जो सोलर कोरोना है उसको स्टडी करने का काम ये करेगा। और ये अब तक का सबसे क्लोजेस्ट मिशन है जो सन को भेजा गया है, क्लोजेस्ट इन द सन, जो सन के सबसे क्लोज गया है। इससे पहले जो सन के सबसे क्लोज गया था उस मिशन का नाम था हेलियोस 2, ठीक है। नेक्स्ट, जेमिनिड्स मीटियोर शॉवर, ये भी एक एस्ट्रॉयड या फिर एक्सटिंक्ट कॉमेट कह सकते हैं जिसका नाम है 3200 फैथन। फैथन ये एक ग्रीक वर्ड है। फैथन का मतलब होता है सन ऑफ सन, ग्रीक वर्ड में, और ग्रीक सिविलाइजेशन में सन गॉड जो होते हैं उनको कहा जाता है हेलियोस। ध्यान रखिए इसका नाम, जैसे पहले वाला हमने ये पढ़ा हेलियोस 2, तो ये सन के लिए भेजा गया था, तो ग्रीक सिविलाइजेशन में सन गॉड को हेलियोस के नाम से जाना जाता है। तो इस हेलियोस यानी कि सन के सन को, यानी कि उनके बेटे को फैथन कहा जाता है, तो इसका नाम भी रखा गया, इस मीटियोर का नाम फैथन रखा गया है, ठीक है, जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 किलोमीटर है। तो अगेन यहाँ पर एस्ट्रॉयड की बात आएगी, अगेन वही चीज आप बताइए कि एस्ट्रॉयड कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सेंटिनल-6 सैटेलाइट, इसका पर्पस है टू मॉनिटर ओशियंस, ठीक है। ओशियन मेनली जो ग्लोबल सी लेवल राइज होता है, कितना घटा कितना बढ़ा, उसको मॉनिटर करने का, मेजर करने का काम ये सेंटिनल-6 सैटेलाइट करेगा। इसको कौन से रॉकेट से भेजा गया है? उस रॉकेट का नाम है फाल्कन 9, जो कि एक स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है इलोन मस्क की, उनका एक रॉकेट है उस कंपनी का, जिस रॉकेट से इस सैटेलाइट को भेजा गया है, ठीक है। इसमें कई सारे लोगों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, जैसे यूरोपियन एजेंसी है, नासा है, फ्रांस की एजेंसी है, फिर आपको यूएसए का नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्सक्लूसिवली किसी एक का ये नहीं है, ठीक है। तो मेनली याद रखना है कि दिस इज ज्वाइंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ऑरोरा बोरियलिस, एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ठीक है। ये जो ऑरोरा बोरियलिस होता है ये पाया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहा, नॉर्थ पोल पर। ये मेनली जो ऑरोराज होते हैं ये पोल पर पाए जाते हैं, तो जो नॉर्दर्न पोल में पाया जाता है उसको हम कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस, और जो साउदर्न पोल पे पाया जाता है उसको हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ठीक है। इनको नॉर्दर्न लाइट्स, ऑरोरा बोरियलिस को और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस को साउदर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो खास करके आप देखेंगे कि कनाडा का एकदम नॉर्थ वाला रीजन वहां पर, या फिर यूरोप का एकदम नॉर्थ वाला रीजन जहां पर स्वीडन, नॉर्वे या फिर रशिया का जो टुंड्रा वाला एरिया है, वहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज देखने को मिलती है। अब इस तरह की एक्टिविटी आपको यूएस में भी देखने को मिली है, जैसे कि इलिनोइस है या पेनिनसिल्वानिया है, वहां पर भी ये देखने को मिला है। मेनली ये लाइट्स होती हैं जो क्रिएट होती हैं सोलर फ्लेम्स के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोलाइड करने की वजह से, ठीक है। तो ये लाइट्स जो होती है, ऐसा नहीं है कि पोल पर ही ये लाइट्स बनती हैं, ये इक्वेटर पर भी बनती है, लेकिन अब चूंकि इक्वेटर पर जो एटमॉस्फेयर का विड्थ होता है, डिस्टेंस होता है, वो काफी ज्यादा होता है, इस वजह से वो दिखता नहीं है। और वहीं पोल पर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर हो जाता है वो उसकी हाइट जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर आपको ये दिखेगा।
ठीक है। तो मेनली क्वेश्चन जो आ सकते हैं कि ऑरोरा बोरियलिस क्या होता है, कैसे बनता है, इसी तरीके से ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में भी आ सकता है। तो मेनली आपको वो चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, लिडार टेक्नोलॉजी या लिडार टेक्निक, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे। इसमें क्या होता है कि लाइट्स का यूज लेजर के फॉर्म में किया जाता है। लाइट्स का यूज हम क्या करते हैं, लेजर के फॉर्म में करते हैं। मेनली इसका काम होता है डिस्टेंस को मेजर करना, जैसे कि अर्थ का साइज मेजर करना हो या फिर लैंडस्केप जो है उनको मेजर करना हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिडार टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। लिडार टेक्नोलॉजी काफी प्रिसाइज और 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो इसकी वजह से इनका डेटा कई जगह यूज हम कर सकते हैं, जैसे कि आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं इसका डेटा, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज किया जा सकता है इसका डेटा, या फिर टाउन प्लानिंग होती है उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिडार टेक्नोलॉजी जहां पर लाइट्स को पल्सेस लेजर के फॉर्म यूज करते हैं, और ये मेनली क्या होता है कि डिस्टेंस या रेंजेस जो होते हैं उनको मेजर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि शुक्रयान, ये इसरो प्लान कर रहा है भेजने के लिए 2024 या 2026 में इसको भेजा जाएगा। क्यों 2024 या 26 में, 2025 में क्यों नहीं? बिकॉज हर 19 महीने पर वीनस जो होता है वो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, तो उस समय ये मिशन भेजा जाएगा ताकि जल्दी वहां पहुंचा जा सके, टाइम ज्यादा ना लगे, रिसोर्सेस कम लगे। ठीक है, इसलिए 24 या 26 दोनों में से किसी एक समय पर भेजा जाएगा। अब चूंकि ये थोड़ा सा टाइम आगे है तो ये कंफर्म नहीं है कि अभी एग्जैक्टली कब होगा, ये तब की बात है। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि मिशन क्या है, 4 से ज्यादा टाइम के लिए काम करेगा। अगेन यहाँ पर जिस रॉकेट इसको भेजा जाएगा लॉन्च व्हीकल, वो जीएसएलवी मैक सेकंड या फिर जीएसएलवी मैक थर्ड, दोनों में से किसी एक से ये भेजा जाएगा। मिशन ट्रांसपोर्टर 1, स्पेस एक्स के द्वारा, कंपनी के द्वारा 143 सैटेलाइट्स भेजे गए और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास में था, यानी कि इसरो के पास में था। इसरो ने 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। तो एक साथ इतने सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का रिकॉर्ड इंडिया के पास में आया, लेकिन अभी रिकॉर्ड टूट चुका है। स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करके सबसे ज्यादा सैटेलाइट एट सेम टाइम, एक ही समय पर एक ही लॉन्च व्हीकल से भेजने का रिकॉर्ड किया है। अगेन रॉकेट का नाम फाल्कन 9 से ये भेजा गया है। अब इससे क्या होता है कि कोई, अब ये आप समझ लीजिए कि कॉमर्शियल टाइप के भी आप सेटेलाइट भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई सेटेलाइट है, कोई नैनो सेटेलाइट है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एक रास्ता है जिस तरीके से कॉमर्शियल सेटेलाइट्स को भी भेजा जा सकता है। गगनयान, इंडिया का पहला और एकमात्र मैन्ड स्पेस मिशन, फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन जिसका नाम है गगनयान, इसको भेजा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे जो कि लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि करीब 300 से 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इनको स्टेशन किया जाएगा, जो कि 5 से 7 दिनों तक वहां पर रहेंगे। जिस लॉन्च व्हीकल से भेजा जाएगा, रॉकेट का नाम जीएसएलवी मैक थर्ड से इनको भेजा जाएगा। और ये जो जीएसएलवी मैक थर्ड है, ये 3 स्टेज में काम करता है। एक फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर जो फ्यूल यूज होता है वो है सॉलिड फ्यूल, सेकेंड स्टेज पर लिक्विड फ्यूल, और थर्ड स्टेज पर जो होगा क्रायोजेनिक यानी मिक्सचर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन, ये भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल किया गया, अभी भेजा नहीं गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भारत का पहला मैन्ड मिशन होगा जो भेजेगा। अभी तक कौन कौन सी कंट्री ने मैन्ड मिशन को डिप्लॉय कर दिया है या भेज चुका है, यानी कि किस किस कंट्री ने अभी तक इंसानों को भेजा है स्पेस में, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये बता दो कि अगर इंडिया भेज देता है उनके बाद, और इंडिया से पहले अभी कोई दूसरी कंट्री नहीं भेजती है, तो इंडिया 4th कंट्री होगा मैन को भेजने वाला। और अभी तक इंडिया से पहले, अभी चूंकि इंडिया ने भेजा नहीं है, लेकिन अभी से पहले 3 कंट्रीज ने मैन को भेजा है स्पेस में। उन 3 कंट्री का आपको नाम बताना है। नेक्स्ट, HL-2M टोकामैक। अगेन देखिए यहाँ पर टोकामैक आया, मैंने आपको पहले बताया जहां भी टोकामैक आए दैट मीन समझ लीजिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर की बात यहाँ पर हो रही है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसको आर्टिफिशियल सन का भी नाम दिया गया है। तो पहले हमने जो पढ़ा था वो कोरिया का था, साउथ कोरिया का, जो कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। ये क्या है, HL-2M, ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। तो चाइना ने एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया है जो क्लीन एनर्जी डेवलप करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा। एक चीज और फैक्ट है, जो सन होता है, सन पे आपको पता होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, एक होता है फिजन। सन पर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। फ्यूजन में क्या होता है कि एक पार्टिकल कई सारे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है, और फ्यूजन में क्या होता है कि 2 पार्टिकल ये क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलके एक नया पार्टिकल बनाते हैं।
तो सन पर केवल फ्यूजन होता है, सन पर ये फ्यूजन नहीं होता। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये नैरो बैंड का होगा, यानी कि यहाँ पर जो बैंडविड्थ यूज किया जाएगा वो बहुत कम बैंडविड्थ होगा, या तो अनयूज्ड बैंडविड्थ हो, ठीक है, उसको यूज किया जाएगा जो बच गया हो स्पेक्ट्रम ऑक्शन के समय, या फिर काफी नैरो उनको बैंडविड्थ एलोकेट किया जाए, नया भी एलोकेट किया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बचा हुआ है वही होगा। ठीक है, तो मेनली ये आपको वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, जो कि लो पावर वाइड यानी कि लो बैंडविड्थ पर ये काम करेगा। बैटरी इसमें लॉन्ग लाइफ की होगी, साथ ही साथ इसमें जो डेटा लगेगा आपके इंटरनेट का वो भी कम लगेगा। साथ ही साथ ये आपके 2G 3G और 4G मोबाइल नेटवर्क पर भी काम करेगा। ठीक है, तो अब इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं? स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको लगाना हो, स्मार्ट मीटरिंग करने के लिए लगाना हो, फायर अलार्म्स हुए, हेल्थ पैरामीटर्स मेजर करने के लिए जैसे कि पल्सेस चेक करने हो, ब्लड प्रेशर चेक करने हो, हार्ट बीट चेक करने हो, दिस ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो उसके लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा। डाक पे, डाक पे, डाक, डाक का मतलब पोस्ट जो होता है ना, जिसको हम डाक कहते हैं, डाकिया डाक है, डाक लाया, तो डाक यानी कि पोस्ट कार्ड या चिट्ठी जिसको हम कहते हैं, तो उसी से याद रखना। डाक पे का मतलब पेमेंट टाइप एक चीज हो गई। तो जिस तरीके से हर बैंक वाले अपना एक एप्लीकेशन निकालते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए कि अगर आपका अकाउंट उस बैंक में है तो उनका अपने एक एप्लीकेशन, जैसे SBI का यूनो ऐप है, उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस ने भी, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी अपना एक पेमेंट एप्लीकेशन निकाल दिया है जिसको डाक पे के नाम से जाना जाएगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, नाम ही ऐसा है डाक पे, तो डाक वाला पेमेंट टाइप का कुछ ऐसा है, तो जिसको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने निकाला हुआ है, तो ये आपको याद रहेगा। वॉलोंग वन, अब ये बहुत सारे इसमें वर्ड है, ये इतना याद नहीं करना है, बस वॉलोंग वन क्या होता है नाम याद रखिएगा। चाइना का पहला डोमेस्टिकली डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि 2015 में स्टार्ट हुआ था। अब जैसे मैंने बताया कि ये लोग टोकमैक स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर उनके यहाँ भी नाम में रह रहा है, तो इस वजह से ये भी नाम में था हुआलोंग वन। तो आपको पता होना चाहिए बस इतना ही कि हुआलोंग क्या है, कि न्यूक्लियर रिएक्टर है, चाइना में से बिलोंग करता है, दैट्स इट। शगुना राइस टेक्निक, ठीक है, SRT, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें ये मेनली आपको जो स्टबल बर्निंग होती है दिल्ली NCR में, उसको काउंटर करने के लिए है। तो स्टबल बर्निंग क्यों होती है? राइस क्रॉप्स जो होते हैं उनको काटने के बाद जो पराली या स्टबल से बच जाते हैं उनको जलाना पड़ता है, उनको साफ करना पड़ता है। वो साफ कैसे होगा? तो किसान जला देते हैं उसको, तो ये पराली को काटना ना पड़े, ठीक है, इसके लिए टेक्नोलॉजी लाई गई है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें और क्या फायदे हैं? प्लगिंग नहीं करना पड़ेगा, पडलिंग नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस का मतलब ये है कि जो राइस के पौधे होते हैं, पैडी प्लांट्स होते हैं, उनको बोने से पहले आपको उनको दूसरी जगह उगाना पड़ता है। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं इस साइज में, तब उनको मेन एग्रीकल्चर फील्ड में लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इस टेक्नोलॉजी के जरिए वो काम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप अपने एग्रीकल्चर फील्ड में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये क्रॉप रोटेशन में भी फायदा करता है, और इसकी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं कि कैसे लगाना है। एक मिनिमम डिस्टेंस आपको दो पौधों के बीच में मेंटेन रखना है, दो प्लांट्स के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उतना आपको नहीं जाना है, बस इतना ही रखना है कि ये शगुना राइस टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये स्टबल बर्निंग को काउंटर करने के लिए इसमें प्लगिंग नहीं करनी पड़ती, पैडलिंग या ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस नहीं करना पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि बस राइस के ही लिए ये है, ये राइस के अलावे भी जो क्रॉप्स होते हैं उनमें भी ये यूज किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये अर्ली हार्वेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, आपकी जो फसल है वो पहले भी तैयार हो सकती है, करीब 8 से 10 दिन पहले तैयार हो सकती है। ठीक है, तो इसके ये सारे फायदे हैं। क्रू वन मिशन, स्पेस एक्स और नासा के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसका नाम है कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम। इस कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत 6 मिशन भेजे जाने हैं, और इस 6 मिशन में पहला मिशन अभी भेजा गया है जिसका नाम है क्रू फर्स्ट मिशन। ठीक है, तो ये एक एग्रीमेंट है स्पेस और नासा के बीच में। एग्रीमेंट का नाम है कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम। 6 मिशन भेजने जाने वाले हैं, पहला मिशन उसका भेजा गया जिसका नाम है क्रू वन मिशन, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट होंगे। नेक्स्ट, ओशिनस पोलारम और ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स, काफी डिफिकल्ट नाम है। सीधा सा मतलब यहाँ पर कुछ कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा। इट इज अ वास्ट लूनार मेयर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ नियर साइड ऑफ मून। अब नियर साइड ऑफ मून क्या होता है? साइड का एक हिस्सा हमें हमेशा दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा हमें कभी दिखाई नहीं देता।
तो मून का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसको हम कहते हैं नियर साइड ऑफ मून। ठीक है, तो इस हिस्से के मान लीजिए ये एक हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है, तो इसके वेस्टर्न साइड में, ठीक है, आपको लूनार मेयर मिलेगा। मेयर का मतलब होता है सी। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है, मेयर इज अ लैटिन वर्ड, इसका प्लूरल होता है मारिया। तो इसका मतलब होता है शी। तो ये जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पर देखिएगा कि आपको एक पैच लैंड दिखाई देगा जो काफी जो कि डार्क होता है। ठीक है, जहां पर अंधेरा होता है, तो उसको पहले के टाइम के लोग जो थे उसको शी मानते थे, यानी कि समुद्र मानते थे। उनका कहना था कि वहां पे समुद्र रहा, वहां पर समुद्र है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया लूनार मेयर, लूनार सी। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में रहा, बट ये कोई सी वगैरह नहीं है। आपको पता है कि ऐसा कोई वाटर एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पर, मून पर। बट आपको याद रखना है कि ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स क्या होते हैं, कभी न्यूज में आ जाएंगे। न्यूज में है तो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल वन वर्ड एसोसिएशन टाइप के, कि रिसेंटली बीइंग इन न्यूज नेम्स ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स क्या है। तो वैसे बाय डिफॉल्ट देखिएगा तो ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स में तो हो सकता है आप साइक्लोन लगा दे, ये हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, ये बात कर रहा है मून की। नेक्स्ट, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अगेन यहाँ पर एक रिएक्टर की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर टोकामैक की बात की जा रही है। तो ये 35 नेशंस का एक कोलैबोरेशन है जो 1985 में फ्रांस में इसको स्टार्ट किया गया था। तो अगेन टोकामैक है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है कि बहुत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया जाए जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में एनर्जी को हम जनरेट कर पाए, जो एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह इन सब चीज़ों के लिए काम पर है। क्वांटम इंटेंजलमेंट, इंटेंजलमेंट का मतलब होता है कंबाइन, यानी कि जुड़ना एक तरीके से। तो क्वांटम इंटेंजलमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अब जैसे लाइट्स होते हैं, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटोन कहा जाता है। तो कहा गया जैसे ये दो फोटोन्स हैं, दो ये लाइट के पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अगर एक इस फोटोन में, ये एक इस पार्टिकल में अगर कोई चेंज आता है तो उसका फर्क आपको इस दूसरे पार्टिकल पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ठीक, भले उनका इफेक्ट दूसरे पर देखने को मिले, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो इस तरीके के बिहेवियर को क्वांटम इंटेंजलमेंट कहा जाता है। ये न्यूज में इसलिए रहा कि चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था मिसियस, और मिसियस का यूज मेनली क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है, एंड इट इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन, जो चाइना ने अभी इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो इस वजह से क्वांटम कम्युनिकेशन एंड क्वांटम इंटेंजलमेंट न्यूज में रहता है। तो समझना आपके लिए जरूरी है कि क्वांटम इंटेंजलमेंट होता क्या है। ठीक है, सैटेलाइट का भी नाम याद रखिएगा, चाइना का मिशियस नाम है इसका। नेक्स्ट, सोलार विंड हैक। अब देखिए, ये एक साइबर अटैक है जो यूनाइटेड स्टेट्स के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या जो उनकी एजेंसी थी या कुछ प्राइवेट कंपनीज थी, वहां पर भी ये किया गया। नाम से याद रहेगा, सोलर विंड हैक। अब हैक है तो लाइक हैकिंग टाइप से आप याद रखेंगे, तो हैकिंग टाइप का यूज होगा तो आपको याद हो जाएगा कोई साइबर अटैक था। ठीक है, अदरवाइज अगर आप याद नहीं रखेंगे तो सोलर इवेंट से लगा देंगे, क्योंकि आप कोई सोलर फ्लेम्स जो आती हैं सोल के वहाँ पे सन के कोरोना से, तो आपका वो हो जाएगा। तो हैक याद रखिएगा, हैक मतलब हैकिंग, तो आपको याद रहेगा दिस इज काइंड ऑफ साइबर अटैक। एस्ट्रॉइड 16 पाइजे। अब ये क्या है कि मेनली जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो रॉक्स या आइस से बने होते हैं। ठीक, लेकिन ये ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड 16 पाइजे, ये मेटल्स का बना हुआ है। ठीक है, मेटलिक ऑब्जेक्ट का ये पूरा का पूरा बना हुआ है। तो अगर मेटलिक ऑब्जेक्ट का बना हुआ है तो ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि शायद ये किसी प्लैनेट का कोर पार्ट होगा, और वो प्लैनेट कंप्लीटली प्लैनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो फाइनली ये कोर पार्ट वहां से निकल गया। अब इसका मेटलिक ऑब्जेक्ट का कोर पार्ट से रिलेशन क्या है? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सोलर सिस्टम में पढ़ा होगा कि जब प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है तो वहां एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। प्रोसेस ऑफ एक्रेशन के थ्रू क्या होता है कि जो हाई डेंसिटी वाले मेटल्स होते हैं वो कोर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जो कम डेंसिटी वाले मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे अपवर्ड लेयर्स में वो एक्यूमुलेट होते हैं। इसलिए हम इसको डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। तो अगर ये मेटल से बना हुआ है एस्ट्रॉइड, तो इसका मतलब शायद ही किसी कोर पार्ट रहा होगा किसी प्लैनेट का, और वो प्लैनेट कंप्लीटली प्लैनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, फेल हो गया, तो फाइनली ये कोर पार्ट उससे अलग हो गया और एस्ट्रॉइड के रूप में ये घूम रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में रहता है। तो अगेन याद रखना है कि 16 पाइज एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, किन दो प्लैनेट्स के बीच में मिलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट, ईओएस।
यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इंडिया का लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसको लॉन्च किया गया। तो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि ऑब्जर्व करने का काम करेगा, और मेनली यहाँ से जो डेटा होती है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट में यहाँ पर यूज की जाती है। जैसे कि लिजार्ड टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर भी क्या होता है, किस तरीके उनके डेटा की यहाँ पर यूज किया जाता है। और इसके अलावा 9 और कस्टमर सेटेलाइट्स यानी कि छोटे छोटे सेटेलाइट्स भेजे गए हैं। रॉकेट का नाम आपको याद रखना PSLV C49, याद क्या रखना है आपको, EOS-01 किस रॉकेट से भेजा गया, पर्पस इसका क्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कोविड-19 के बाद ये पहला सेटेलाइट था जिसको लॉन्च किया गया। इट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट ओके फाइन, फैक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और वो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।